क्या किसी ने कभी इस बात पे गौर किया है कि हमारे दिन की जो असल लंबाई है वो 24 घंटे से लगभग 4 मिनट ज्यादा होती है? अच्छा, 4 मिनट ज्यादा। हाँ। और या फिर वो जो आसमान हमें दिन के समय इतना नीला और खूबसूरत दिखाई देता है, वो असल में उस रंग का है ही नहीं। बिल्कुल, वो तो बस एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है। सही बात है। मतलब दुनिया में हर तरफ जो रंग और रोशनी हम देखते हैं ना, वो अपने अंदर भौतिक विज्ञान के इतने गहरे रहस्य छिपाए हुए हैं कि अगर हम उन्हें समझ लें तो हमारे आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाए। एकदम सही कहा आपने। तो आज के इस गहन अध्ययन में, इस विस्तृत चर्चा में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जादुई लेंस की जो बिना किसी बैटरी के चलता है। और पलक झपकते ही अपना फोकस भी बदल लेता है। बिल्कुल। और ब्रह्मांड के अनगिनत रंगों को डिकोड कर सकता है। हाल ही में मुझे हमारी स्रोत सामग्री जो कि एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय 10 है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, उसे दोबारा पढ़ने का मौका मिला। वो एक बहुत ही शानदार अध्याय है ना? और सच कहूं तो एक जिज्ञासु छात्र की तरह मैं हैरान रह गई कि प्रकृति ने हमारे शरीर के अंदर ही दुनिया का सबसे बेहतरीन कैमरा फिट कर रखा है। आज का हमारा मिशन यही है कि हम इस बायोलॉजिकल कैमरे को समझें। और आपकी यह हैरानी बिल्कुल जायज है। मतलब जब हम किसी महंगे हाई एंड कैमरे को देखते हैं तो उसकी इंजीनियरिंग से बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन मानव नेत्र, जो प्रकृति के लाखों सालों के विकासवाद का नतीजा है, वो किसी भी मानव निर्मित मशीन से कहीं ज्यादा जटिल है। सच में। हाँ, प्रकाश के मुड़ने यानी अपवर्तन या रिफ्रैक्शन और रंगों के बंटने, जिसे हम विक्षेपण या डिस्पर्जन कहते हैं, विज्ञान आज इन नियमों को समझाता है, लेकिन हमारी आंखें जन्म से ही उन नियमों का परफेक्शन के साथ इस्तेमाल कर रही हैं। यही बात मुझे सबसे ज्यादा रोमांचित करती है। तो चलिए सीधे उस हार्डवेयर से शुरू करते हैं। चलिए। अगर हम इंसान की आंख को जैसे कि एक डिजिटल कैमरे की तरह इमेजिन करें, तो इस जैविक कैमरे का फ्रंट लेंस क्या है? सबसे आगे वाला हिस्सा। हाँ, क्योंकि प्रकाश को सबसे पहले किसी पारदर्शी सतह से ही तो टकराना होगा ना। बिल्कुल सही शुरुआत है। तो आंख के सबसे बाहरी और पारदर्शी हिस्से को हम कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। अच्छा, कॉर्निया। जी। ये एक पतली सी झिल्ली है जो हमारी आंख के फ्रंट पर एक गुंबद की तरह उभरी होती है। अगर हम पूरे नेत्र गोलक यानी आईबॉल की बात करें, हाँ, उसका साइज क्या होता है? वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला होता है और कॉर्निया उसका फ्रंट गेट है। ओके, फ्रंट गेट। सबसे दिलचस्प वैज्ञानिक तथ्य यहाँ ये है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश का सबसे ज्यादा अपवर्तन, मतलब प्रकाश की किरणों का मुड़ना। बिल्कुल, वो मुड़ना लेंस में नहीं बल्कि इसी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। अरे वाह, मुझे तो लगता था कि सारा काम लेंस करता है। तो कॉर्निया पर ही सबसे ज्यादा अपवर्तन क्यों होता है? सोचिए, ऐसा क्यों हो सकता है? क्या इसलिए क्योंकि प्रकाश हवा से सीधे आग के तरल पदार्थ में जा रहा है और दोनों के घनत्व मतलब डेंसिटी में बहुत बड़ा अंतर है? एकदम सटीक विश्लेषण। जब प्रकाश विरल माध्यम यानी हवा से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, जो कि कॉर्निया और उसके पीछे का लिक्विड है, हाँ, तो घनत्व में अचानक आए इस भारी बदलाव के कारण किरणें सबसे ज्यादा मुड़ती हैं। कॉर्निया प्रकाश को एक तरह से समेटकर आग के अंदर भेज देता है। ठीक है, तो प्रकाश कॉर्निया से अंदर तो आ गया, लेकिन किसी भी अच्छे कैमरे में एक अपर्चर होता है ना? जी बिल्कुल होता है। मतलब अगर हम चिलचिलाती धूप में बाहर खड़े हों तो कैमरे का सेंसर जल सकता है। हाँ। इसलिए अपर्चर छोटा कर दिया जाता है, हाँ। ताकि कम रोशनी अंदर जाए। सही बात है। मुझे लगता है कि हमारी आंख में भी रोशनी को कंट्रोल करने के लिए कोई मैकेनिज्म जरूर होगा। शायद कोई ऐसा पर्दा जो सिकुड़ और फैल सके। हाँ, और उस पर्दे को हम परितारिका यानी आइरिस कहते हैं। आइरिस, राइट। कॉर्निया के ठीक पीछे ये एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है, और पता है, यही आइरिस हमारी आंख को उसका रंग भी देता है। ओहो, मतलब जैसे किसी की आंखें भूरी होती हैं, किसी की नीली। बिल्कुल, वो आइरिस का ही रंग होता है। इस आइरिस के बिल्कुल बीचों बीच एक छोटा सा खाली छेद होता है, जिसे पुतली या प्यूपिल कहा जाता है। अच्छा, मतलब पुतली कोई ठोस चीज नहीं है, वो बस एक रास्ता है। एकदम सही पकड़ा आपने। और आइरिस वो मसल है जो उस रास्ते को चौड़ा या संकरा करती है। जी हाँ, मतलब जब बाहर बहुत तेज रोशनी होती है तो आइरिस सिकुड़ जाती है, ताकि पुतली छोटी हो जाए। हाँ, इससे पुतली का आकार छोटा हो जाता है और आंख के अंदर कम प्रकाश जाता है, जिससे अंदरूनी कोशिकाएं डैमेज होने से बच जाती हैं। मेक सेंस। वहीं जब हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आइरिस फैल जाती है, पुतली बड़ी हो जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश अंदर जा सके और हमें चीजें साफ दिखाई दें। बिल्कुल।
ये तो अपर्चर की बात हो गई। अब वो हिस्सा जहां फाइनली तस्वीर बनती है। डिजिटल कैमरे में तो इमेज सेंसर होता है। हमारी आंख में वो सेंसर कहाँ है? हमारी आंख का जो सेंसर है वो सबसे पीछे की दीवार पर होता है। अच्छा। इसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। ये एक बेहद कोमल और सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें अनगिनत प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। लाइट सेंसिटिव सेल्स, है ना? हाँ, तो जैसे ही पुतली से होता हुआ प्रकाश आंख के लेंस से गुजरकर रेटिना पर पड़ता है, ये कोशिकाएं तुरंत एक्टिव हो जाती हैं। और फिर वो क्या करती हैं? प्रकाश की ऊर्जा को ये इलेक्ट्रिक सिग्नलों में बदल देती हैं। अरे वाह! और फिर वे सिग्नल दिमाग तक जाते होंगे। बिल्कुल, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल दृक् तंत्रिकाओं मतलब ऑप्टिक नर्व्स के रास्ते हमारे मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। ओके। फिर हमारा दिमाग उन सिग्नलों को प्रोसेस करता है। यहाँ एक मजेदार बात यह है कि आंख का लेंस जो इमेज रेटिना पर बनाता है वो असल में उल्टी होती है, उल्टी? मतलब इन्वर्टेड। जी, लेकिन हमारा दिमाग इतना स्मार्ट है कि वो उस उल्टी इमेज को सीधा करके हमें दिखाता है। ये सच में किसी जादू से कम नहीं है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक मैकेनिज्म को लेकर सबसे बड़ा डाउट है। बताइए, क्या डाउट है? देखो, जब हम कैमरे से किसी पास की चीज की फोटो लेते हैं और फिर तुरंत किसी दूर खड़े इंसान की फोटो लेते हैं, तो कैमरे के अंदर का लेंस मैकेनिकली आगे पीछे खिसकता है। हाँ, मोटर की मदद से, ताकि फोकस सही हो सके। राइट। लेकिन हमारी आंख के अंदर तो ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जो लेंस को आगे पीछे कर सके। बिल्कुल नहीं है। फिर हम दूर पहाड़ पर बैठे पक्षी को और अगले ही पल अपने हाथ में पकड़ी किताब को इतनी सफाई से कैसे देख लेते हैं? ये सवाल बहुत ही अहम है और यहीं पर हमारा जैविक कैमरा इंसानी कैमरों को बहुत पीछे छोड़ देता है। वो कैसे? हमारी आंख का जो क्रिस्टलीय लेंस है ना, वो कांच या प्लास्टिक का नहीं बना है। तो किस चीज का बना है? वो एक रेशेदार जेली जैसे पारदर्शी पदार्थ का बना होता है जो बेहद लचीला है। जेली जैसा? हाँ, और इस लचीले लेंस को अपनी जगह पर पकड़ कर रखती हैं पक्षमाभी पेशियां, जिन्हें सीलियरी मसल्स कहते हैं। अच्छा, अगर लेंस लचीला है और पेशियों से जुड़ा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी आंख का लेंस अपनी जगह से आगे पीछे खिसकने के बजाय अपना आकार ही बदल लेता है? हाँ, मतलब कभी चपटा हो जाता है और कभी गोल? आपने बिल्कुल सही साइंस डिकोड की। जब हमें दूर की चीजें देखनी होती हैं, तो ये पक्षमाभी पेशियां पूरी तरह से शिथिल यानी रिलैक्स हो जाती हैं। ओके। पेशियों के रिलैक्स होने से लेंस खिंचकर पतला हो जाता है। तो लेंस के पतला होने से क्या होता है? उसकी फोकस दूरी या फोकल लेंथ बढ़ जाती है और दूर की वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब सीधे रेटिना पर बन जाता है। समझ गई। और जब हम फोन की स्क्रीन जैसी कोई पास की चीज देखते हैं, तब क्या होता है? तब ये पेशियां सिकुड़ जाती हैं। इनके सिकुड़ने से लेंस पर दबाव पड़ता है, जिससे वह बीच में से मोटा यानी अधिक वक्र हो जाता है। अच्छा, तो मोटा होने से फोकस दूरी कम हो जाती होगी? एकदम सही। और पास की चीजें एकदम साफ दिखाई देने लगती हैं। आंख के लेंस की इसी क्षमता को भौतिकी में समंजन क्षमता या पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। अद्भुत। एक जेली जैसा लेंस जो मांसपेशियों के इशारे पर अपनी मोटाई बदल रहा है ना कमाल की बात? बिल्कुल। लेकिन इसकी कोई तो लिमिट होगी ना? मतलब अगर कोई किताब को आंख के एकदम चिपकाकर पढ़ने की कोशिश करे तो अक्षर धुंधले हो जाते हैं और सिर दर्द होने लगता है। हाँ, क्योंकि पेशियों के सिकुड़ने की एक सीमा होती है। वो सीमा क्या है? एक सामान्य स्वस्थ आंख के लिए बिना किसी तनाव के स्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर? जी, इसे सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी या नियर पॉइंट कहा जाता है। और दूर देखने की लिमिट? दूर बिंदु या फार पॉइंट तो अनंत यानी इन्फिनिटी होता है। अनंत। इसका मतलब है कि हमारी आंखें सिर्फ 25 सेंटीमीटर दूर रखी किताब को ही नहीं पढ़ सकती, बल्कि उन तारों को भी देख सकती हैं जो प्रकाश वर्षों की दूरी पर है। बिल्कुल। लेकिन यार, ये जो समंजन क्षमता है, ये हमेशा परफेक्ट तो नहीं रहती। हाँ, कई बार ये सिस्टम गड़बड़ा जाता है। जैसे क्लासरूम में कुछ बच्चों को पीछे की बेंच से ब्लैक बोर्ड साफ नहीं दिखता। इस स्थिति को विज्ञान में निकट दृष्टि दोष या मायोपिया कहते हैं। मायोपिया, पर नाम से तो लगता है कि निकट की दृष्टि में दोष है। यही तो कंफ्यूजन है। असल में ऐसे व्यक्ति को पास की चीजें तो बिल्कुल साफ दिखती हैं, परेशानी दूर की चीजों को देखने में होती है। अच्छा, अगर दूर की चीजें धुंधली दिख रही हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं? बिल्कुल। क्या वो रेटिना से पहले ही कहीं फोकस हो जा रही हैं? यही इसका मूल कारण है। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना पर बनने के बजाय रेटिना के ठीक सामने ही बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? मुख्य रूप से दो कारण हैं।
या तो आंख के लेंस की गोलाई बहुत अधिक हो गई हो, जिससे पावर बढ़ गई है, या फिर पूरा आई बॉल ही थोड़ा लंबा हो गया हो। तो इसे ठीक करने के लिए हमें प्रकाश की किरणों को थोड़ा फैलाना होगा ताकि वो रेटिना के आगे फोकस होने के बजाय सीधा रेटिना तक पहुंच सकें। सही सोच रही हैं आप। और किरणों को फैलाने का काम तो अवतल लेंस यानी कॉन्केव लेंस करता है, जो बीच से पतला और किनारों से मोटा होता है। बिल्कुल। इसीलिए मायोपिया को दूर करने के लिए चश्मे में अवतल लेंस लगाया जाता है। ये लेंस किरणों को आंख में प्रवेश करने से पहले ही थोड़ा फैला देता है, जिससे फोकस वापस रेटिना पर शिफ्ट हो जाता है। इसका एक उल्टा दोष भी होता है ना, जिसमें दूर का तो साफ दिखता है लेकिन पास की चीज देखने में दिक्कत होती है। जी, उसे दीर्घ दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें पास की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनने के बजाय रेटिना के पीछे बनता है। ये या तो लेंस की फोकस दूरी बहुत ज्यादा हो जाने से होता है या आईबॉल के छोटा हो जाने से। और चूंकि इसमें किरणें रेटिना के पार जा रही हैं, तो हमें उन्हें जल्दी से कोड़ना होगा। इसके लिए उत्तल लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता होगा। एकदम सही। उत्तल लेंस किरणों को कन्वर्ज करता है, जिससे प्रतिबिंब वापस खींचकर रेटिना पर आ जाता है। अच्छा। इसके अलावा एक तीसरी स्थिति भी होती है, जिसे जरा दूरदृष्टिता या प्रेसबायोपिया कहते हैं। हाँ, ये तो उम्र के साथ होने वाली समस्या है ना। बिल्कुल। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर की बाकी मांसपेशियां कमजोर होती हैं, तो जाहिर सी बात है कि लेंस को कंट्रोल करने वाली वो सीलियरी मसल्स भी कमजोर पड़ जाती हैं। बिल्कुल। और लेंस का लचीलापन भी कम हो जाता है। ऐसे लोगों को अक्सर पास और दूर दोनों ही जगह देखने में परेशानी होती है। तो फिर वो क्या करते हैं? उनके लिए द्विफोकसी लेंस या बायफोकल लेंस बनाया जाता है। जिसमें दो अलग अलग लेंस होते हैं। जी, चश्मे के ऊपरी हिस्से में अवतल लेंस होता है, जो दूर देखने के काम आता है, और निचले हिस्से में उत्तल लेंस होता है, जो अखबार या फोन जैसी पास की चीजें पढ़ने के काम आता है। समझ गई। उम्र के साथ एक और समस्या आती है, जिसे मोतियाबिंद या कैटरैक्ट कहते हैं। इसमें आंख का जो लेंस है वो दूधिया या धुंधला हो जाता है। हाँ, ये तो बहुत आम है। हालांकि इसे सर्जरी द्वारा आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो हमारा हार्डवेयर मतलब आंख तो पूरी तरह से समझ में आ गया, लेकिन कोई भी बेहतरीन कैमरा बिना सही लाइटिंग के बेकार है। सही बात है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो रोशनी हमें सफेद और सीधी दिखती है, वो असल में हमारे इस बायोलॉजिकल कैमरे के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही है। धोखा? वो किसे? बचपन से हम सुनते आए हैं कि सूर्य का प्रकाश सफेद होता है, लेकिन विज्ञान के इतिहास के कुछ प्रयोग हमें बताते हैं कि सफेद प्रकाश वास्तव में सफेद है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। सफेद प्रकाश वास्तव में 7 अलग-अलग रंगों का एक खूबसूरत मिश्रण है। वही न्यूटन वाला एक्सपेरिमेंट ना। हाँ। सर आइजैक न्यूटन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कांच के एक प्रिज्म का इस्तेमाल करके इसे साबित किया था। उन्होंने क्या किया था? जब उन्होंने सूर्य के सफेद प्रकाश की एक पतली किरण को प्रिज्म से गुजारा, तो दूसरी तरफ एक सफेद किरण नहीं निकली, बल्कि रंगों की एक शानदार पट्टी दिखाई दी, जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। वही मशहूर विबग्योर, यानी बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। बिल्कुल। लेकिन एक पारदर्शी कांच के टुकड़े ने रोशनी के अंदर से ये रंग निकाले कैसे? इस प्रक्रिया को विक्षेपण या डिस्पर्जन कहते हैं। देखिए, प्रकाश जब हवा से कांच में जाता है तो वो मुड़ता है, जिसे हम अपवर्तन कहते हैं। हाँ, वो तो हमने कॉर्निया वाले हिस्से में भी समझा था। लेकिन सफेद प्रकाश में मौजूद जो ये 7 रंग है ना, उन सब की तरंगदैर्ध्य या वेवलेंथ अलग-अलग होती है। अच्छा। तो जब ये 7 रंग प्रिज्म के अंदर जाते हैं, तो हर रंग अलग-अलग एंगल पर मुड़ता है। तो कौन सा रंग सबसे कम मुड़ता है? लाल रंग का प्रकाश सबसे कम मुड़ता है, इसलिए वो पट्टी में सबसे ऊपर रहता है, और बैंगनी रंग सबसे ज्यादा मुड़ता है, इसलिए वो सबसे नीचे होता है। और इसी अलग-अलग मुड़ाव के वजह से सातों रंग अलग होकर हमें दिखाई देने लगते हैं। जी हाँ। ऐसा भी तो हो सकता था कि कोई ये मान ले कि प्रिज्म खुद ही रंग पैदा कर रहा है। न्यूटन ने इसे कैसे गलत साबित किया? न्यूटन एक बहुत ही लॉजिकल साइंटिस्ट थे। उन्होंने उसी स्पेक्ट्रम के सामने एक और वैसा ही प्रिज्म रख दिया, लेकिन उल्टा करके। उल्टा करके? जी। उससे क्या हुआ? जब वो 7 रंग उस उल्टे प्रिज्म के अंदर गए, तो वो सब वापस एक साथ मुड़कर जुड़ गए, और दूसरी तरफ से फिर से सिर्फ एक सफेद प्रकाश की किरण बाहर निकली। अरे वाह! इससे ये हमेशा के लिए साबित हो गया कि रंग प्रकाश के अंदर ही छिपे होते हैं। बिल्कुल। ये तो लैबोरेटरी की बात हुई, लेकिन जब बारिश के बाद हम आसमान में एक विशाल इंद्रधनुष देखते हैं, तो वो भी तो यही रंगों का स्पेक्ट्रम है। जी हाँ। तो क्या आसमान में तैरती हुई पानी की छोटी-छोटी बूंदें
हवा में लटके हुए करोड़ों छोटे छोटे प्रिज्म की तरह काम कर रही होती है? 100%। इंद्रधनुष प्रकृति का अपना स्पेक्ट्रम है। बारिश के बाद वायुमंडल में मौजूद पानी की हर एक सूक्ष्म बूंद एक छोटे प्रिज्म की तरह काम करती है। तो जब सूर्य का प्रकाश बूंद के अंदर जाता है तो सबसे पहले वो मुड़ता है और रंगों में बढ़ता है, अपवर्तन और विक्षेपण। और उसके बाद प्रकाश बूंद को पार करके बाहर निकल जाता है। नहीं, यहाँ एक बहुत ही खास घटना होती है। वो बटा हुआ प्रकाश बूंद के अंदर की पिछली दीवार से टकराता है और वापस बूंद के अंदर ही लौट आता है। अच्छा, इसे क्या कहते हैं? इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। और फिर जब वो प्रकाश बूंद से बाहर निकलता है तो एक बार फिर से अपवर्तित होता है। तो ये सारी जटिल प्रक्रिया मिलके हमारी आंखों तक उन सातों रंगों को पहुंचाती है। हाँ, और एक जरूरी शर्त यह है कि इंद्रधनुष देखने के लिए हमेशा सूरज हमारी पीठ की तरफ होना चाहिए। मतलब सूरज हमारे पीछे, पानी की बूंदें हमारे सामने, और उन बूंदों के अंदर चलने वाला प्रकाश का ये पूरा खेल। प्रकृति कैसे इतने सामान्य नियमों से इतनी बड़ी पेंटिंग बना देती है, ये सच में अद्भुत है। बिल्कुल। हवा और पानी प्रकाश के साथ जो खेल खेलते हैं, उसका एक और बेहतरीन उदाहरण हमारा अपना वायुमंडल है। बचपन से हम सब ने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुना है। हाँ, बिल्कुल सुना। लेकिन तारों के टिमटिमाने के पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि हमारा अशांत वायुमंडल है ना। जी, इसे वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। हमारी पृथ्वी का वायुमंडल कोई रुकी हुई चीज नहीं है। हाँ, हवा की परतें तो लगातार बह रही हैं। बिल्कुल। कोई परत गर्म है, कोई ठंडी है। गर्म हवा हल्की और कम सघन होती है, जबकि ठंडी हवा भारी और ज्यादा सघन होती है। तो जब तारों का प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो वह इन अलग-अलग घनत्व वाली हवा की परतों से गुजरता है। और चूंकि तारे पृथ्वी से बहुत बहुत दूर हैं, हम उन्हें प्रकाश के एक बिंदु स्रोत या पॉइंट सोर्स की तरह मान सकते हैं। बिल्कुल मान सकते हैं। इसे ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे कोई बहुत दूर से एक सिंगल लेजर पॉइंटर हमारी आंख पर मार रहा हो। अब चूंकि बीच में हवा की परतें लगातार हिल डुल रही हैं, तो वो लेजर लाइट भी बार बार मुड़ेगी और उसका निशाना हमारी आंख से भटकेगा। एकदम सटीक उदाहरण है। इसी लगातार मुड़ने की वजह से तारे की जो आभासी स्थिति है वो थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है। और हमारी आंखों में पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा भी तो पल पल घटती बढ़ती होगी। हाँ, कभी तारा ज्यादा चमकीला दिखता है, कभी धुंधला। इसी पूरे प्रभाव को हम टिमटिमाना कहते हैं। तो फिर ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? मतलब मंगल या शुक्र ग्रह भी तो रात में चमकते हैं, पर वो स्थिर लगते हैं। क्योंकि ग्रह तारों की तुलना में पृथ्वी के बहुत ज्यादा करीब हैं। अच्छा। अगर तारा एक सिंगल लेजर पॉइंटर है, तो ग्रह को हम अनगिनत लेजर लाइटों का एक बहुत बड़ा झुंड मान सकते हैं। ओहो, मैं समझ गई। अगर हवा के हिलने से उस झुंड की 2-4 लाइटें हमारी आंख से भटक भी गईं, तो बाकी की लाइटें हमारी आंख पर पड़ती रहेंगी। बिल्कुल। यानी एक हिस्से का प्रकाश अगर कम होता है, तो दूसरे हिस्से का प्रकाश उसे बैलेंस कर देता है। सही कहा। ग्रहों से आने वाले प्रकाश की मात्रा का जो कुल औसत परिवर्तन है, वो शून्य हो जाता है। इसीलिए ग्रह हमें टिमटिमाते हुए नहीं दिखते। ये तो बहुत लॉजिकल है। और पता है, वायुमंडल के इसी अपवर्तन का एक और बहुत ही दिलचस्प असर होता है। वो क्या? जब सूर्य क्षितिज यानी होराइजन के नीचे होता है, मतलब अभी उगा नहीं होता, तब भी उसकी किरणें वायुमंडल में मुड़कर हमारी आंखों तक पहुंच जाती हैं। अच्छा। इसलिए वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है। और सूर्यास्त के समय भी ऐसा ही होता है? हाँ, सूर्य के ढलने के 2 मिनट बाद तक वो हमें दिखता रहता है। यानी हमारे हर दिन की लंबाई असलियत से पूरे 4 मिनट ज्यादा है, सिर्फ वायुमंडल के इस ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से, जो मैंने शुरू में कहा था। बिल्कुल वही बात। अब जब आसमान की बात हो ही रही है, तो इस चर्चा का सबसे क्लासिक सवाल, आसमान नीला क्यों होता है? इसका जवाब प्रकाश के प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट में छिपा है। हमारे वायुमंडल में हवा के सूक्ष्म कण, धूल और पानी की बूंदें मौजूद हैं। हाँ। जब सूर्य का सफेद प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, तो हवा के जो बहुत ही बारीक कण हैं, वो प्रकाश के हर रंग के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करते। मतलब जिनकी वेवलेंथ कम है, वो कणों से टकराकर ज्यादा बिखरेंगे, जैसे कि नीला रंग। एकदम सही। हवा के कण छोटी वेवलेंथ वाले नीले प्रकाश को बड़ी वेवलेंथ वाले लाल प्रकाश की तुलना में बहुत ज्यादा मजबूती से फैलाते हैं। और ये नीला प्रकाश पूरे वायुमंडल में चारों ओर बिखर जाता है। हाँ, और जब हम ऊपर देखते हैं, तो यही बिखरावा नीला प्रकाश हमारी आंखों में पहुंचता है। अगर पृथ्वी पर वायुमंडल होता ही नहीं तो क्या होता? तो कोई प्रकीर्णन नहीं होता और आसमान अंतरिक्ष यात्रियों की तरह बिल्कुल काला दिखाई देता। वाह! तो जो विज्ञान
आसमान को नीला बना रहा है, वही विज्ञान सड़कों पर ट्रैफिक सिग्नल के डिजाइन में भी हमारी जान बचा रहा है। वो कैसे? लाल रंग के खतरे के निशान इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि लाल रंग की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। ये कोहरे, धुएं या बारिश में हवा के कणों से सबसे कम स्कैटर होता है और बिना बिखरे सीधे हमारी आंखों तक पहुंच जाता है। बिल्कुल, ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे प्राकृतिक घटनाओं को समझकर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को सुरक्षित बनाते हैं। सही बात है यार, हमने प्रकाश, रंगों और वायुमंडल की इतनी सुंदरता की बात की। बहुत खूबसूरत विषय है ये, है ना? लेकिन जब हम इन खूबसूरत नज़ारों, नीले आसमान, सतरंगी इंद्रधनुष की बात करते हैं तो दिमाग उन लाखों लोगों की तरफ भी जाता है जिनके लिए ये सारे रंग, ये सारा प्रकाश सिर्फ एक गहरा अंधेरा है। हाँ, ये एक बहुत ही संवेदनशील पहलू है। हाल ही में मैंने स्रोत सामग्री से जुड़ा कुछ ग्लोबल डेटा देखा जो बहुत ही हृदय विदारक है। विकासशील देशों में लगभग 3.5 करोड़ लोग दृष्टिहीन हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। और इनमें से लगभग 45 लाख लोग सिर्फ इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि उनकी कॉर्निया खराब हो गई हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि इन 45 लाख लोगों में 60% बच्चे हैं। ये वाकई एक बहुत ही गंभीर और मार्मिक स्थिति है। कॉर्निया, जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा की थी, आंख का सबसे बाहरी पारदर्शी लेंस है। हाँ, वो फ्रंट गेट। अगर वो धुंधला हो जाए या डैमेज हो जाए तो अंदर रेटिना तक प्रकाश पहुंच ही नहीं सकता। फिर तो सब अंधेरा ही होगा। लेकिन मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम एक डैमेज्ड कॉर्निया को किसी स्वस्थ व्यक्ति के कॉर्निया से रिप्लेस कर सकते हैं। वो नेत्रदान के जरिए? जी, मृत्यु के बाद किसी भी व्यक्ति के नेत्रदान किए जा सकते हैं, जो इस कॉर्निया अंधता को दूर करने का एकमात्र उपाय है। लेकिन नेत्रदान को लेकर आज भी समाज में कई तरह की भ्रांतियां हैं। मतलब लोगों को लगता है कि पता नहीं ये प्रक्रिया कैसी होगी, शरीर को कोई नुकसान तो नहीं होगा, या कौन दान कर सकता है और कौन नहीं। इस मंच से इसे स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। मृत्यु के बाद 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्रदान हो जाना चाहिए। अच्छा, टाइम लिमिट होती है? हाँ, ये एक बहुत ही सरल मेडिकल प्रक्रिया है जिसमें केवल 10 से 15 मिनट का समय लगता है। बस इतना सा समय? और सबसे बड़ी बात, इससे चेहरे पर कोई विरूपण या डिसफिगरमेंट नहीं होता। चेहरा बिल्कुल वैसा ही रहता है। क्या वो लोग भी अपनी आंखें दान कर सकते हैं जो चश्मा पहनते हैं या जिन्हें कोई बीमारी रही हो? बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, नेत्रदान कर सकता है। अच्छा। चश्मा पहनने वाले, मोतियाबिंद की सर्जरी करवा चुके लोग या जिन्हें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हैं, वे भी नेत्रदान के पूरी तरह योग्य हैं। तो कौन नहीं कर सकता? बस ऐसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु एड्स, हेपेटाइटिस बी या सी, रेबीज या हैजा जैसी गंभीर संक्रामक बीमारियों के कारण हुई है, उनके नेत्रदान नहीं लिए जाते ताकि संक्रमण न फैले। समझ गए। इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे मेरे लिए ये है कि नेत्रों का सिर्फ एक जोड़ा कॉर्निया अंधता से पीड़ित 4 लोगों तक को रोशनी का वरदान दे सकता है। जी हाँ, यानी दुनिया से जाने के बाद भी एक इंसान विज्ञान की मदद से 4 लोगों की जिंदगी में फिर से सारे रंग भर सकता है। मानवता और विज्ञान का इससे खूबसूरत संगम और कोई नहीं हो सकता। तो आज के इस एपिसोड में, मतलब इस गहन अध्ययन में, हमने गहराई से समझा कि कैसे हमारी आंख का ये अद्भुत जैविक कैमरा काम करता है। कॉर्निया से लेकर रेटिना तक की वो हैरान करने वाली यात्रा। और हमने ये भी जाना कि कैसे एक पारदर्शी प्रिज्म से लेकर बारिश की बूंदों और अशांत वायुमंडल तक के प्राकृतिक नियम हमारे आसपास के संसार को इतने सारे रंगों से भर देते हैं। बिल्कुल। और ये भी समझा कि कैसे इन सारे वैज्ञानिक सिद्धांतों की जानकारी हमें दृष्टि दोषों को सुधारने और कॉर्निया ट्रांसप्लांट जैसी मेडिकल सफलताओं तक ले गई है। एकदम सही। लेकिन जाते जाते श्रोताओं के लिए इस विज्ञान को एक अलग नजरिए से देखने के लिए एक विचार। बताइए। आज हमने इंसानी आंखों की क्षमता और दृश्य प्रकाश यानी विबग्योर के स्पेक्ट्रम को समझा। लेकिन जरा इमेजिन कीजिए, क्या इमेजिन करें, अगर विकासवाद ने इंसानी आंखों के सेंसर यानी हमारे रेटिना को कुछ इस तरह डिजाइन किया होता कि हम पराबैंगनी या इंफ्रारेड किरणों को भी देख पाते, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ कीड़े, मकोड़े या सांप देख सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प ख्याल है। तो ये रंग बिरंगा संसार हमारे लिए कितना अलग होता। शायद जिन फूलों को हम आज एक रंग का देखते हैं, उन पर हमें अनदेखे और अकल्पनीय पैटर्न दिखाई देते। हाँ, बिल्कुल अलग ही दुनिया होती। शायद रात का अंधेरा कभी अंधेरा लगता ही नहीं, क्योंकि हम जीवों के शरीर से निकलने वाली गर्मी यानी इंफ्रारेड को रोशनी की तरह देख पाते।
कमाल का विचार है। अगर हमारा ये बायोलॉजिकल कैमरा सिर्फ थोड़ा सा अलग सेट होता तो शायद पूरी दुनिया की हकीकत ही कुछ और होती। इसी सोचने पर मजबूर कर देने वाले विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अपनी आंखों का ख्याल रखें और प्रकृति के इस जादुई कैमरे से दुनिया को हमेशा एक नई नज़र से देखते रहें।